चलें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन, तकसीम और इस पर ख़ास तौर पे आसिफ अली ज़रदारी साहब कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं अपनी इत्तेहादी जमातों को कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन फजल रहमान साहब बज़िद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट का मामला है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि एक नया पैनामा होगा और अपोजिशन इस मामले में भी उसको शिकस्त होगी। नैब चूँकि आज नैब पे सवालिया निशान है, गो कि ये नैब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की के प्रपोज़ल पे बना था और मौजूदा चेयरमैन भी इनका प्रपोज़ल थे। लेकिन आज यही दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि नैब एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम ले रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल हमें मदहूम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि तीनों बड़ी सियासी जमातें इस वक्त अलग अलग नज़र आ रही हैं और गो के आसिफ अली ज़रदारी साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि इस इत्तेहाद को कुछ नहीं होगा। ये वक्ती हमारे चूँकि नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं या तरीक़ाकार पे इख्तलाफात किया जा सकता है, लेकिन पीडीएम रहेगा और सेनेट के बाद, सेनेट इलेक्शंस के बाद भी हम हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीडीएम के जो टारगेट्स बार बार तब्दील हो रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। 2021 कहा यह जा रहा है कि ये तरक्की का साल है। हुकूमत दावा कर रही है कि 2021 में हम तब्दीलियां लेके आएंगे और 2.5 साल में जो वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ये बात मान चुके हैं कि मेरी कैबिनेट डिलीवर नहीं कर सकी, अगले 2 सालों में हम डिलीवर करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर आएंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से अगर हम बात करें तो उस पर अमल दरामद कब होगा? सिंध हुकूमत और वफाक एक बार फिर आमने सामने हैं और पिछले हफ्ते की जो मीटिंग थी वो बड़ी खुशगवार मीटिंग थी, लेकिन इस दफ़ा जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कुछ तलखियाँ भी हुई, उस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से किसी भी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर ऐसी कोई बात है तो वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तासुर ये मिल रहा है कि शायद डील या ढील हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद नायाब लगारी साहब, मावन खुसूसी सीएम सिंध हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, माशी और सियासी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। और कुछ ही देर में हमें अरसलान ताज MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जावेद साहब, अगर हम बात करें तहरीक एतमाद पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले कराची पैकेज के हवाले से अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते की जो मीटिंग थी उसमें थोड़ा सा लगा था, बड़ी अच्छी खुशगवार मीटिंग थी, कोऑर्डिनेशन, हमें लगा था कि जो कमी थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन अब अलीज़ादी साहब वाला जो मामला हुआ और उस पर एक दोबारा हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ गया, फिर सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं, लफ्ज़ी जंग जारी है। अब क्यों ये गैप, क्यों इश्यूज़ को हल करने के बजाय हम मज़ीद इश्यूज़ क्यों क्रिएट हो रहे हैं? देखें, आपने बात की अली जदी साहब की। मैंने जैसे कहा कि ये साहब जो हैं वो एक तो गैर सियासी हैं। आपको ठीक। याद होगा कि आज से कुछ साल पहले बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए थे और ये साहब बड़ी बुरी तरह से हार इलेक्शन गए हार थे, गए थे बिल्कुल। कौंसलर का। और अचानक वो साहब जो हैं वो सिलेक्ट हुए एमएनए के और उसके बाद वो वफाकी वज़ीर बन गए। अब जो वफाकी वज़ीर बने, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ना उनका कोई अवाम से ताल्लुक़ है, ना वो कभी अवाम में गए, ना वो कभी उन्होंने सियासत की। अचानक से वो वफाकी वज़ीर साहब बन गए हैं। सही। ऐसे ही एक साहब और हैं फैसल वाडा साहब, उनकी तो हरकतें पूरा कराची जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो जब वो गए हैं मीटिंग में तो उनका एटीट्यूड, उनकी ड्रेसिंग से ही आपको पता चले। वो साहब ट्रैक सूट में गए थे, सही। शायद वो जॉगिंग कर रहे थे, पता नहीं किसी गोल्फ कोर्स में गेम खेल रहे थे, पता नहीं किसी बैडमिंटन खेल रहे थे, क्या कर रहे थे कि वो वहाँ से साहब आए वो जॉगर और उसमें ट्रैक सूट में, ठीक। और उन्होंने आके बदतमीज़ी का एक तूफ़ान बर्पा किया वहाँ पे।
सिंध हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, सीएम सिंध सिर्फ इस सिंध के अवाम को जवाबदेह हैं, वो ना प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं, वो ना किसी पीटीआई के एमएनए एमपीए को जवाब दें, वो हैं सिर्फ सिंध की अवाम को जिन्होंने उनको इलेक्ट किया, या वो जवाबदेह हैं सिंध असेंबली को जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। बाकियों को हम जवाबदेह हैं नहीं ना उन वो। अच्छा, हम उनकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, हम डे वन से कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड हैं। हम ये कब कह रहे हैं कि वो इलेक्टेड हैं? हम इलेक्टेड लोगों को जवाबदेह हैं, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को तो हम जवाबदेह हैं। सिलेक्ट के साथ फिर आप बैठ भी तो रहे हैं ना बैठे ना फिर। नहीं, बैठ हम किस बात पे रहे हैं? हम बैठ रहे हैं कि आपने जो वादे किए हैं, हम तो उनको ज़बरदस्ती खींच के लाए हैं कि जी आपने वादे किए हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 5 लाख 50 लाख घर देंगे। आपको पता है कल इन्होंने क्या किया है? कल इन्होंने 4 ठेले लगाए कराची में, एक यूसी में। अच्छा। 4 ठेले लगाए और उसको शहजाद कुरैशी साहब इनके एमपी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ी उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि 4 ठेले लगे हैं और 2 किलो टमाटर, 2 किलो जो है वो पालक जो है हमने सस्ते दामों में बेची है। ये तो इनकी परफॉर्मेंस का हाल है। 2.5 साल हो गए, 30 साल हो गए, इनको कोई इन्होंने डिलीवर नहीं किया। महंगाई का तूफान है, पेट्रोल की प्राइसेस हर 15 दिन बाद बढ़ाई जा रही हैं। शुगर माफिया आपके सामने है, आटा माफिया आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि ये स्टेप डाउन करें, बजाय इसके कि हम लॉन्ग मार्च करें या हम इनको अदम एतमाद की तहरीक ला के इनको घर भेजें। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि सीरियस एटीट्यूड इनका नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादा वो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो इश्यूज़ नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना वो वफाकी वज़रा से और ख़ास तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं उनसे सीखे। फ़ारूक अफजल साहब, कराची डेवलपमेंट के वाले से चूँकि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था आप बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते हैं, आपको लग रहा है कि कराची डेवलप होगा? और चूँकि 3 साल का टारगेट है, 3 साल के अंदर अंदर कराची को बनना है, सिंध हुकूमत करे या वफाक करे, आपको लग रहा है कि कराची बनेगा, अच्छा हो जाएगा और कराची जो 70-80s में था वो कराची हमें दोबारा मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर भाई, बात यह है कि कराची इस वक्त जो पाकिस्तान का माशी हब है, बदकिस्मती से आज तक कराची पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, एमक्यूएम की जो असास थी वो ये था कि जी कराची के अवाम के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, नौकरी सिस्टम ठीक किया जाए और बहुत सारे ऐसे कि जो फंड्स कराची से जाते हैं, रेवेन्यूज़ जाती हैं, वो हम कराची के ऊपर ख़र्च नहीं होता। ठीक है, अब चीज़ ये है कि देखिए कराची के ऊपर हर गवर्नमेंट आके अपने स्कोरिंग तो ज़रूर करती है, लेकिन उसका हाल आप खुद देख सकते हैं। आप अगर गलियों कूचों में जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बुरा हाल है, और उसको आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची जहाँ पर के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, दुनिया भर के इतने जो बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, वहाँ आप जाके देखें कि सिस्टम कैसा है। हमारे यहाँ चंद माफिया यहाँ सिंध के अंदर भी, जो कराची के अंदर भी हैं, बस माफिया है, जिंगची माफिया है, ये मोटरसाइकिल की माफिया है, ये नहीं चाहते कि भाई ये कोई बड़ा सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का आए, अदरवाइज उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कराची की अवाम देखिए, बात ये कि इतने सारे इन्होंने प्रोजेक्ट किए जी कि 1100 अरब रुपया हम देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस बात को भी अब 6-8 माह हो गए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ नज़र नहीं आई अभी तक कि जिससे हम कहें कि हाँ यार समथिंग इज गोइंग ऑन नाउ, कि हाँ यार दे हैव स्टार्टेड समथिंग, कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी चीज़ में हो। ये मेरी समझ से बालातर है कि इसकी ऑनरशिप लेगा कौन अब। ठीक है, ठीक है, ना तो सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई वावेला मचा रही है, ना ही एमक्यूएम उसके ऊपर वावेला मचा रही है कि भाई ये जो पैकेज दिया गया था कराची का और जो भी इसकी प्रायोरिटीज़ थी, क्या कोई ऐसा पैकेज हमें बताया जाए ना, कि उसकी प्रायोरिटीज़ तो बताई जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे यही चीज़ है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं हो सकती। कराची के अवाम ने इस दफ़ा तब्दीली को वोट दिया और एमक्यूएम स्टेक होल्डर थी, लेकिन एमक्यूएम कराची की स्टेक होल्डर नहीं रही। बल्दियात उसके पास रहा, वो अब ख़त्म हो गया उनका टेन्योर। लेकिन इस वक्त उनके एमपीएज़ और एमएनएज़ कराची में मौजूद हैं। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म जीते, यहाँ से सदर जीते, वफाकी वज़रा यहाँ से हैं। उसके बावजूद अगर कराची में काम नहीं हो रहा, और वज़ीर-ए-आज़म खुद ये बात कह चुके हैं कि जब कराची चलता है तो मुल्क चलता है, और जब ये कराची तो अब नहीं चल रहा, तो इस पर सिंध हुकूमत की अपनी जगह। ये कहते हैं हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे, चूँकि सूबों को फ़ंड्स मिलेंगे तो हम वफाक हमें फ़ंड देगा तो काम करेंगे। लेकिन पीटीआई भी तो संजीदा नहीं है ना जिनको वोट मिले। देखिए बात ये है
कि ये कि हमारा एक कल्चर डेवलप हो चुका है। पीटीआई में भी बहुत सारे लोग ऐसे गए, यहाँ से भी मैं देखूंगा कि जो पहले किसी और पार्टी से वाबस्ता थे, ठीक है, या उनकी सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स अदर पार्टीज था। सही। अव्वल तो ये सिस्टम हमारा खराब है। जिस आप एमएनए एमपीए से तवक्को करते हैं वो रोड गलियां कूचे बनाए और वो इस सिस्टम को देखे, नो, ये सिस्टम ही खराब है। वाई वी गिव फंड्स टू एमएनएज एमपीएस? वाई? उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, कराची के शहर को ठीक करना नहीं है उनका काम। आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं, आप जो जब तक आप जो अवामी नुमाइंदे असल कौन होते हैं, जो बल्दियात में होते हैं, सही। आप जब तक पावर्स जो हैं डेलीगेट नहीं करेंगे बल्दियाती अदारों को और उनको आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जवाबदेह, ठीक है, तो ये आप कभी भी कराची क्या पूरे मुल्क की तरक्की कभी नहीं होगी जब तक आप एमएनए एमपीएस के ऊपर रखेंगे कि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये चीज़ सही। ये गलियां कूचे नालियां रोडें ये इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं। ये दिस इज प्योरली जॉब ऑफ बल्दियाती अदारे। अब बल्दियाती इंतखाबात जो है ना वो कोई भी गवर्नमेंट कराना नहीं चाहती। सही। क्यों? कि फंड्स कहाँ जाएंगे फिर? तो फंड्स तो चले गए बल्दियाती लोगों को, इनके पास क्या रह गया? अब जो बंदा 25 करोड़ लगा के एमएनए बनेगा, 20 करोड़ के एमपीए बनेगा, तो पैसे उसको चाहिए ना, पैसे अब तो बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल पैसे चाहिए। और इस पे इमरान खान साहब कह चुके थे जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे तो कहते थे कि मैं ऐसा बल्दियाती सिस्टम लेके आऊँगा कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ना तो केपी में इलेक्शंस हो रहे हैं और ना ही सिंध में और ना ही पंजाब में। जावेद नायाब लगाड़ी साहब, आप चूँकि यूथ को भी की भी नुमाइंदगी करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब निचली सतह पर जिस तरह फारूक भाई बता रहे थे कि निचली सतह तक इख्तियारात नहीं देंगे तो ये ज़ाहिर आपका या एमएनए एमपीएस का काम नहीं है कि वो इन चीज़ों को देखेंगे। बहुत लोकल लेवल पे हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है बदकिस्मती से। सूबे भी 18वीं तरमीम के बाद उनके पास इख्तियारात तो हैं, फंड्स नहीं है। तो ये मामला हल कब होगा? कैसे हम कराची को या कोई भी शहर हो, चाहे वो सिंध का शहर हो या पंजाब का हो या केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, कैसे डिवेलप होगा? देखिए, बल्दियाती जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को हुकूमत जल्द से जल्द वो कराएगी। अभी रिसेंटली इनका कोई 6-8 महीने पहले इनका जो है मुद्दा ख़त्म हुआ है। देखिए, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसने इलेक्शन करवाए थे बल्दियात के। सही। उसके बाद कराची या बाकी हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे वो समझें अलग से एक इटसेल्फ एक अलग से गवर्नमेंट थी। उन इदवार में जो तालीम का बेड़ा गर्क हुआ, सही, आपको पता है कि कराची में जितने भी स्कूल से जब वो लोकल गवर्नमेंट के को दिए गए उसके बाद वो स्कूल मेजॉरिटी में बंद हो गए, सरकारी स्कूल आधों पे कब्जे हो गए। ठीक। कॉलेजेस और जो आपके थे उनमें सारा इतना पॉलिटिसाइज माहौल हो गया कि उसके बाद कराची में स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो माफिया है वो इमर्ज हुई आफ्टर 2001 बल्दियाती इलेक्शन। ठीक। उससे पहले इतना बुरा हाल नहीं था एजुकेशन का। सही। लेकिन जब आपने नाजिमों को दे दिया, नाजिम साहब आए, उन्होंने कहा एक कमरे का ये स्कूल, 1.5 कमरे का ये स्कूल, 2 कमरे का वो स्कूल, हर गली गली में इन्होंने स्कूल बनाए और जो बड़े स्कूल थे उन सब को इन्होंने बेचा। कई तो ऐसी इमारतें थी जिनको बेच दिया, ठीक है, कई ऐसे थे जिन पे कब्जे कर लिए। सही। तो मेरे ख्याल में बल्दियाती इदारे होने चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने चाहिए, लेकिन उन पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम कराची की बात कहते हैं ना, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं, यहाँ मसला ये बना कि वफाक को कूदना पड़ा 1100 अरब रुपए का। जो मैं थोड़ा कंप्लीट, आपने कंटेनर पे खड़े होके कहा कि मैं कराची में ये करूंगा, मैं कराची में वो करूंगा, ठीक है, कराची को डेवलप करूंगा। मुझे बताए 2.5 साल हो चुके, अभी 2.5 साल में इन्होंने एक सिंगल स्कीम मुझे बता दे वफा की हुकूमत कि जी हमने कराची शहर में ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक, मुझे एक स्कीम ये लोग बता दें। एक भी स्कीम इन्होंने लॉन्च नहीं की। उसके बाद एमक्यूएम जो कहते हैं कि जी कराची के हम रखवाले हैं, कराची को के लोग हमें वोट देते हैं, एमक्यूएम तो पहले दिन उनकी गोद में बैठ गई और उसके बाद आज दिन तक वो वफा की वजीर साहब हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो वफा की हुकूमत से फंड भी ले रहे हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहे। ऐसे ही पीटीआई के जितने भी लोग थे, आपको याद होगा तब्दीली के नारा लेके आए थे कि पूरे कराची को हम डेवलप करेंगे। मुझे बताएं एक सिंगल स्कीम, मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं कि ये मुझे बताएं कि इन्होंने शुरू की हो। कोई नहीं। 1100 अरब तो क्या, ये 11 अरब रुपए हम कह रहे हैं छोड़ दें 1100 अरब, जो हमारी डेवलपमेंट के पैसे हैं जो हम आपको देते हैं, सिंध का प्रोविंस आपको कमा के रेवेन्यू में देता है, वो आप उसका जो हमारा ड्यू शेयर है वो हमें दे दें, डेवलपमेंट को छोड़ दें, हम खुद करवाएंगे। पूछ लेते हैं। अरसलान ताज साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपने स्टूडियो आना था, लेकिन कराची शायद इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि अब वो पहुंच नहीं पा रहे स्टूडियो तक। अरसलान ताज साहब, जावेद नायाब लगारी हमारे साथ बैठे हैं, मावन खुसूसी सीएम सिंध हैं वो, और उनके साथ फारूक अफजल साहब हैं स्टूडियो में।
जावेद नायाब लगारी ये कह रहे हैं कि आपने दावा किया था, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म कराची से, सदर कराची से, वफाकी वज़रा कराची से, तो कराची ने आपको वोट दिया तब्दीली के नाम पे। एक भी कोई स्कीम, कोई प्लान कराची के लिए बता दें जो आपने कराची के शहरियों को दिया हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने रात में लिया। सबसे पहले तो ये कि जावेद साहब सीएम साहब के एडवाइजर हैं और सीएम साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जी। और मुझे तो बड़ा मतलब बड़ा वो हो रहा है कि ये पता नहीं किस तरह से इनके सीएम इनको बताते हैं कि फाइनेंस के मैटर्स क्या हैं। जितना बजट सिंध सूबे का होता है उसमें तकरीबन 65% जो है वो वफाक देता है। ठीक है, एक तो ये चीज। पिछले साल जो बजट हुआ इसमें जितना जो अचीव हुआ बजट, जी, टोटल बजट था 838 बिलियन रुपीस, जिसमें से वफाक ने दिए 640 अरब रुपए और इन्होंने अपने तौर पे जमा किए वो किए सिर्फ 200 अरब रुपए। तो ये इनका जो अपना रेवेन्यू था वो था 350 अरब, जिसमें से सिर्फ इन्होंने जो कलेक्ट किए हैं वो किए 200 अरब। 150 अरब रुपए तो ये खुद से कलेक्ट ही नहीं कर सके। ठीक। और ये जावेद साहब जो हैं वो, मैं तो कहूंगा वो क्लासेस लें थोड़ी जाके फाइनेंस की। उनको शायद मालूम ही नहीं है कि सिंध पैसे नहीं देता, वफाक सिंध को पैसे देता है। ये उल्टा सिस्टम है। अच्छा। ये जो कह रहे थे कि सिंध पैसे देता है वफाक को, तो इनको शायद पता नहीं है कि वफाक पैसे देता है। अच्छा, इस्लामाबाद की टेरिटरी से वफाक कमाता है। मैं इनको एग्जैक्ट फिगर्स दे रहा हूँ। 640 अरब रुपए पिछले साल वफाक ने सिंध को दिए हैं और ये सिंध हुकूमत के पैसे नहीं थे, वफाक ने दिए हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज तो ये कि एक प्रोजेक्ट भी कह रहे थे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये इनका चैलेंज मैं कबूल कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ चलें, मैं एक नहीं 100 प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। ठीक है, ये कह रहे कोई 3, अरसलान साहब ये कह रहे हैं कि कोई 3 प्रोजेक्ट बता दें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। 3 नहीं, मैं 100 कह रहा हूँ। 100 इन्होंने एक बोला था जी। मैं 100 कह रहा हूँ प्रोजेक्ट, मैं दिखाता हूँ इनको। आप दिन डिसाइड करें, इनको बुला लें, मुझे बुला लें। कल जो ठेले लगाए हैं शहजाद कुरैशी साहब ने, आप उनकी बात तो नहीं करे उन प्रोजेक्ट्स की अरसलान साहब जी? ये कह रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब ने कल जो 3 ठेले लगाए, आप उनकी बात तो नहीं कर रहे? देखें, बात ये ठेले वालों के अकाउंट से तो आपकी तरफ पैसे जाते हैं, वो एक अलग मौजूद है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। यार बता देना अरसलान साहब, कोई स्कीम बता दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची को आपने दिया है पिछले 2.5 साल से, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट अभी बता दें नाम। भाई मैं आपको 100 प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे, हम चलते हैं। मेरे साहब आप बता दें। ठीक है, ठीक है, चैलेंज कबूल होता है, हम टाइम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अरसलान ताज साहब, आपने कहा कि हम वफाक उल्टा सिंध को पैसे देता है। मैं जावेद नायाब लगारी साहब से भी पूछूंगा कि सिंध जो रेवेन्यू जनरेट करता है और जो टैक्स पे करता है वफाक को, और वफाक उसी में से इनको पैसे दे रहा है, इनका इस तरह से किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उल्टा पैसे आपको दिए हैं। बात यह है कि हम कह रहे हैं कि भाई आपने कंटेनर पे खड़े होके कराची की आवाम से, पूरे पाकिस्तान की आवाम से वादे किए थे ना। आपने कहा था कि कराची को हम डेवलप करेंगे। आपने 1 साल पहले कहा कि 1100 अरब रुपए हम देंगे कराची को, ठीक है। उसके बाद हम कराची में ये प्रोजेक्ट लाएंगे, हम कराची में ये प्रोजेक्ट लाएंगे। उन्होंने, अरसलान साहब ने कहा कि मैं 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको दिखा सकता हूं। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे भाई मेगा प्रोजेक्ट जो कि आपने कराची में लॉन्च किया है, कोई एक बता दें, नाम ही बता दें। सही। तो आप छोड़ दें दिखाने के बाद, मैं कह रहा हूं मेगा प्रोजेक्ट बता दें कराची में। आपने पानी के हवाले से किया हो, आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से किया, आपने कोई बड़ी यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बना दी हो, आपने कोई मेट्रो जो है वो बस कोई यहाँ पे लॉन्च की हो, आपने कौन सा फीडर। ठीक है, जावेद साहब मैं उनसे भी पूछ लेता हूं, आप बता दें आपके पास कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है एनआईसीवीटी के अलावा? एनआईसीवीटी के अलावा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, शारा फैसल हो, आपके अंडर पासेज हो, आपकी ब्रिजेस हो, आपका हब रिवर रोड हो। मैं बेतहाशा अभी कोरंगी में 6-7 प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल साहब ने अभी जाके जो है वो इनाग्रेट किए हैं। मलीर हाईवे अभी आपका बन रहा है, और भी बहुत सारे बेतहाशा प्रोजेक्ट है जो चेयरमैन साहब ने खुद इनाग्रेट किए। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अरे शारा फैसल की कारपेटिंग मेगा प्रोजेक्ट है। नहीं, कारपेटिंग नहीं, गलत बात ना करें। कारपेटिंग हुई थी, आप खबर निकाल के सीएम साहब से पूछ ले। नहीं, वो भुट्टो साहब ने बनाई थी, आज की बात कर रहे हैं, उसके बाद की नहीं। वाइडनिंग थी उसकी, सिर्फ कारपेटिंग नहीं थी। आप क्यों मिक्स कर रहे हैं कि अच्छा वाइडनिंग भी होगी तो नए सिरे से तो नहीं बना। उसके बाद कई ऐसी शाराएं हैं जिनको हमने सिग्नल फ्री बना दिया।
कई आपको पता है जो आपका यूनिवर्सिटी रोड है वो 1970s में बना था, उसके बाद हमने जाके उसकी भी कारपेटिंग ही हुई है ना, बिल्कुल न्यू बना है, न्यू बना है यार। इनकी कोई एक स्कीम साहब आपके पास आऊंगा, मुझे पता नहीं, अली जैदी साहब इतनी बातें आके करते हैं, कोई एक स्कीम बता दें, फैसल वाडा साहब अपने हल्के की स्कीमें बता दें, आप उनको कह रहे हैं वो आपसे कह, अरसलान ताज साहब एक स्कीम बता दें। चलिए ठीक है, अरसलान साहब भी बताएंगे, आप 3 बता दें, 3 अरसलान भाई साहब बता दें। मैं तो 10 से 20 बता रहा हूं ना आपको। नहीं, ये चीज छोटे-छोटे प्रोजेक्ट। अब आपने तारिक रोड वाला सुने तारिक रोड वाला आपने जो रोड बनाया था मलिक रियाज साहब के कहने पे, वो चूंकि उनका जनाब किसके कहने पे, अरे ये जो आपका पूरा शारा लियाकत जो है वो पूरा किया है, ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं है मेगा ना, प्रोजेक्ट नहीं है मेगा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन तो पढ़े। मैं चले रुके, असलान ताज मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, असलान ताज मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। फारूक अफजल साहब, आप इकोनॉमी को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, ये कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं? 2-2 4-4 5-5 किलोमीटर की सड़कें बनाना या कोई चुरंगी बना देना? इन्होंने कुरंगी में एक ब्रिज बनाया जिसपे एक नहीं है, एक ब्रिज नहीं है, पैसे बिलियन डॉलर्स लगे उसमें, हम मानते हैं इस बात है, लेकिन वो है नहीं ना वो प्रोजेक्ट्स है, उस पे तो 90 अरब पे लाड़काना में जो लगे हैं, 90 अरब है ही नहीं। तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, 90 अरब नहीं, मुझे ना करे, 90 अरब नहीं है। अरे कोर्ट ने कहा कल ना, प्रोग्राम में मैं तो नहीं कह 90 अरब रहा, नहीं है, कोर्ट ने कहा था ना, कोर्ट ने भी नहीं कहा, कोर्ट ने नहीं कहा। अरे 90 अरब कब कहा? मैं प्रोड्यूसर साहब चलवाइएगा कोर्ट वाली बात। अच्छा आए फारूक अफजल साहब, आप मुझे बताते हैं आपको कराची में कोई डेवलपमेंट होती हुई नजर आई? मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें, छोटी मोटी अगर कोई 2-4 सड़कें बन गई, बता दे सर, वफाक की भी, देखिए, सूबे की भी, फिर मैं अरसलान साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आफ्टर जो 18th अमेंडमेंट, मेरे ख्याल अगर वफाक कोई यहाँ को मनसूबा शुरू करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंस कि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपकी चाहे मेगा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, दे शुड कैरी आउट देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब देखिए फाइनेंस बिल है या आपको जो पैसे मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो हमारे सिंध के रेवेन्यूज वहाँ जाते हैं, पूरे मुल्क को वो पैसे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ कहना कि फेडरल गवर्नमेंट पैसा देता है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पहले पैसे जाते हैं टैक्सेस के, फिर वो सब में तकसीम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आ गई, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट मेगा प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। देखिए शारा फैसले पे जो वाइडनिंग किया, वो सिर्फ आपने शहीद मिल्लत का जो रोड था वहाँ तोड़ के सेट किया बस, बाकी तो वही 3 ट्रैक आता जा रहा है, सारा ट्रैक वही है। अच्छा, अब आप देखिए आप सर मेरे साथ चलें, बात ये है कि आप सुरजानी टाउन तक चलें मेरे साथ, न्यू कराची चलें, आप मेरे साथ जो दूसरे इलाके हैं साइट एरियाज देखें, कुरंगी देखें, लांडी देखें, आप मेरे साथ चलें, आप रोडों का हाल देखें, वहाँ लोगों के पानी का सिस्टम देखिए। ये एक ब्रिज 90 अरब का नहीं चाहिए हमको भाई, पहले वो जो सिस्टम पहले है उसको ठीक तो करो पहले यार, ठीक है, पहले उनको ठीक करें, फिर आगे हम बात करेंगे। यार सिस्टम ठीक होना चाहिए और सिस्टम सही होगा तो आगे बात होगी। अरसलान ताज साहब का इस पे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं, फिर अरसलान ताज साहब से पूछेंगे कि वफाक को चूंकि सिंध पहले रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसकी मद में वो फंड्स दे रहा है, वफाक कोई सिंध पे एहसान नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ अरसलान साहब से ये भी पूछेंगे कि कराची में उनके पास कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और जावेद नायाब लगारी साहब के पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।